नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन की क्लास में आज 18वीं क्लास में आज पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, जिसकी प्रकृति, घटनाएं, महत्व और परिणाम, और इसके साथ ही भारतीय संविधान का विकास। तो भारतीय संविधान के विकास और 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद सृजित किया गया था। प्रथम भारत सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद सृजित किया। तो प्रथम भारत सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो वह क्या था? स्टैनले को। 1858 की भारत शासन अधिनियम के तहत भारत सचिव पद का सृजन किया गया था, जो ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री होता है। इस कारण इसे भारत मंत्री भी कहते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य इंडिया काउंसिल का प्रावधान किया गया, जिसमें 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टर तथा 8 सदस्य क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाने थे। इस कार्य के बदले इन्हें भारतीय राजस्व से 1200 पाउंड वार्षिक वेतन देना निश्चित किया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत 1784 में दोहरा प्रशासन की शुरुआत हुई थी। वह 1858 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दी गई तथा उनकी शक्तियां भारत सचिव को दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया था? तो कौन से अधिनियम के तहत पहली बार विधान परिषद का गठन किया? तो 1853 के अधिनियम में। 1853 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें कुल 12 सदस्य होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायसराय की कार्यकारिणी में पांचवा सदस्य विधि सदस्य के रूप में किस अधिनियम में शामिल किया गया था? तो वायसराय की कार्यकारिणी में पांचवा सदस्य विधि सदस्य के रूप में किस अधिनियम में शामिल किया? तो 1861 के अधिनियम में। 3 नंबर ऑप्शन। 1861 के भारत शासन अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सुधार किया गया और पांचवा सदस्य शामिल किया गया, जो कि विधि सदस्य था। छठा सदस्य 1874 में सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो पहला विधि आयोग जो है ये मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 53 में एक विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया था, जिसका कार्य भारत में प्रचलित विभिन्न कानूनों को संहिताबद्ध करना था। और पहला विधि आयोग 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत वायसराय को नए प्रांत का गठन और उनकी सीमा परिवर्तन का अधिकार दिया गया? तो किस अधिनियम के तहत वायसराय को नए प्रांत का गठन और उनकी सीमा परिवर्तन का अधिकार दिया? तो 1861। 3 नंबर ऑप्शन। 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत वायसराय को नए प्रांत का गठन तथा उनकी सीमा परिवर्तन करने की शक्तियां प्रदान की गई। इसी के साथ ही उसे किसी भी आपात विषय पर परिषद को सूचना दिए बिना अध्यादेश के माध्यम से 6 माह हेतु कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया। इसकी सूचना भारत सचिव को देनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया था? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बनाया था, यह बनाया था वॉरेन हेस्टिंग्स को। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत में कंपनी के संपूर्ण राज्य का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसून तथा वोरवेल की एक कार्यकारिणी परिषद का गठन कानून में कर दिया गया था, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। इसमें बारवेल पहले से भारत में था तथा अन्य 3 को इंग्लैंड से बुलाया गया। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का वेतन 25,000 पाउंड वार्षिक निश्चित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो 1892 के भारत शासन भारत परिषद अधिनियम के संबंधित कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से कौन सा गलत है? इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संरचना में परिवर्तन किया गया, जिसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 10 तथा अधिकतम अधिकतम सदस्य संख्या जो 16 रखी गई। तो यह बात सत्य है। इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली आरंभ हुई।
जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली आरंभ की गई, लेकिन यह चुनाव प्रणाली का तरीका जो अप्रत्यक्ष तरीका था, तो यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से शुरू हुई थी। तो 2 नंबर है जो इसका गलत होगा। तीसरा, विधान परिषद के विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट के दौरान प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। तो विधान परिषद के जो भारतीय सदस्य थे, उनको बजट के दौरान प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया, लेकिन विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। तो यह बात भी सत्य है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली आरंभ की गई, लेकिन यह चुनाव प्रक्रिया का तरीका अप्रत्यक्ष था। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने पर मतदान का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका स्थापित की गई, जिसके जिसके तहत राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा अस्तित्व में आई। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्यों में 104 सदस्य निर्वाचित होते थे। इन 104 सदस्यों में से मुस्लिम सदस्यों की संख्या थी। तो जो 100 केंद्रीय विधान परिषद में 145 सदस्य थे, इनमें से 104 सदस्य जो निर्वाचित निर्वाचित होते थे। इन 104 सदस्यों में से मुस्लिम सदस्य कितने थे? तो इन 104 सदस्यों में से मुस्लिम सदस्य थे 30। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। 104 निर्वाचित सदस्यों में 52 सामान्य, 30 मुस्लिम, 9 यूरोपियन, 7 जमींदार, 2 सिख और 4 व्यापारी वर्ग से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सुधार इंग्लैंड द्वारा देने योग्य नहीं है और भारत के लिए लेने योग्य नहीं है। 1919 के सुधार के अधिनियम में यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था एनी बेसेंट ने। 1 नंबर ऑप्शन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मोंटफोर्ट सुधारों को अयोग्य और निराशाजनक एक धूप रहित सुबह कहा गया था। एनी बेसेंट ने सुधारों को इंग्लैंड के प्रस्ताव के योग्य और भारत को स्वीकार करने के लिए अयोग्य पाया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता सरकारी प्रस्तावों को स्वीकार करने के पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1919 के जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे, उन सुधारों से संबंधित कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। पहला है कि इसने भारत में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया था। तो यह सत्य है। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, यह भी सही है। इसने इसमें सिखों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। तो यह बात भी सत्य है। तो 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन है जो इसके राइट है। 1, 2 और 3 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान रखा गया, जिसे मूर्त रूप देने के लिए ली आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई तथा रास बारकर इसके पहले अध्यक्ष बने। 1919 में भारत शासन अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना था। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 1921 को 9 प्रांतों में लागू की गई। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें सिख, यूरोपियन, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा मद्रासी मद्रासी गैर ब्राह्मण वर्ग को भी शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया? तो किस अधिनियम में सर्वप्रथम है जो अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था? तो यह किया गया था 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीय संघ का गठन का प्रावधान किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीय संघ का जो गठन का प्रावधान किया, इसके संबंध में कौन सा गलत कथन है? तो यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं। सबसे पहला कि अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत 11 ब्रिटिश प्रांतों, भारतीय देशी रियासतों, चीफ क्षेत्रों को मिलाकर भारतीय महासंघ के गठन का प्रावधान किया गया। तो यह सत्य है। इस अधिनियम के तहत देशी रियासतों का संघ में शामिल होना ऐच्छिक था। तो यह बात भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि संघ तभी अस्तित्व में आएगा जब संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में
देशी रियासतों के लिए निर्धारित 104 स्थानों में से कम 52 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो तथा वे रियासतें विलय पक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें तथा करने वाली रियासतें हस्ताक्षर करने वाली रियासतें रियासती जनसंख्या के 50% का प्रतिनिधित्व करती हो। तो यह बात भी सत्य है। यह प्रावधान 1937 में लागू हुआ था। तो यह प्रावधान 1937 में नहीं यह प्रावधान 1937 में लागू हुआ, तो यह बात गलत है, क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत यह एकमात्र प्रावधान था जिसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि रियासतों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो यह प्रावधान लागू ही नहीं हुआ था। 1937 में लागू हुआ, यह बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत परिषद का सर्जन किया गया था, इसे कब समाप्त कर दिया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत परिषद का जो सर्जन किया था, इसे जो समाप्त किया गया है 1935 के अधिनियम में किया था। 1858 के 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत 15 सदस्यों वाली भारत परिषद का गठन किया गया था। इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? तो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें संघ सूची में विषयों की सूची थी 59। 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत प्रशासन की विभिन्न विषयों की 3 सूचियों का वर्गीकरण किया गया। संघीय सूची 59, प्रांतीय सूची 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय। इसके अलावा शेष बचे विषयों को अवशिष्ट सूची में रखा गया, जिनकी संख्या वायसराय को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में शामिल महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो संविधान सभा में जो महिलाएं शामिल थी, उनसे संबंधित कुछ कथन है, तो इसमें से बताना है कौन सा गलत है। पहला, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, ये सत्य है। बेगम एलाइल रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो ये बात भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि एनी मस्करिनी एकमात्र महिला थी जिसे त्रावणकोर कोची से एकमात्र देशी रियासत से चुनकर आई महिला थी। तो देशी रियासत से चुनकर आने वाली एकमात्र महिला एनी मस्करिनी थी, तो यह भी सत्य है। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों में से 6 महिलाएं थी, तो इसमें महिलाएं 6 महिलाएं नहीं बल्कि 9 महिलाएं थी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, जिसमें 207 सदस्य थे, जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें 9 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें भी हमें बताना है कि गलत कथन कौन सा है। सबसे पहला कथन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। तो यह बात सत्य है। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, यह सत्य है। दूसरा, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को बनाया। तो 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का द्वितीय अधिवेशन हुआ था, इसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, यह भी सत्य है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार 13 दिसंबर 1946 को नहीं बल्कि 22 जनवरी 1947 को किया गया था। तो 3 नंबर है जो गलत है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया। तो प्रारूप समिति का गठन है जो 29 अगस्त 1947 को हुआ, यह बात भी सत्य है। तो 3 नंबर है जो इसका गलत ऑप्शन है, जो इसका राइट आंसर होगा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसमें कुल 8 अनुच्छेद थे। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असम्मिलित है? तो संविधान सभा की समितियां दे रखी है और इन समितियों के अध्यक्षों के नाम दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? संघीय शक्तियों की समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यह सत्य है। दूसरा, मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, यह भी सत्य है। तीसरी, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यह भी सत्य है। चौथी है अल्पसंख्यक उप समिति, तो अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो गोपीनाथ
बारदोलोई नहीं थे, बल्कि एच सी मुखर्जी थे। तो एच सी जो मुखर्जी है, ये एच सी मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका गलत होगा। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मूलतः कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में मूलतः कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? तो 7 स्वतंत्रताओं का। प्रारंभ में मूल रूप में 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति की स्वतंत्रता को हटाकर इस अनुच्छेद को 300 क में कानूनी अधिकार के दायरे में लाया गया है। वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इसे बाद में भाग 4 क में जोड़ा गया था। तो यह बात सत्य है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था। तो यह बात भी सत्य है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य भाग 4 में जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 में नहीं, बल्कि 4 क में जोड़े गए थे। भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व है, तो मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 क में है। तो 3 नंबर जो गलत है। चौथा, आगे चलकर 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। तो 11वां जो मूल कर्तव्य है, यह 86 संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया था। यह बात भी सत्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 क में है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मा को भारत से अलग कब किया? तो वर्मा को भारत से अलग किया था 1937 ईस्वी में। वर्मा को 1 अप्रैल 1937 को भारत से अलग कर दिया गया। इसका प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत सिंध को मुंबई से अलग कर दिया तथा उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति से संबंधित असबाब बगावत हिंद की रचना किसने की थी? तो 1857 की क्रांति से संबंधित जो पुस्तक है असबाब बगावत हिंद, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सर सैयद अहमद खान ने असबाब बगावत हिंद की रचना की थी और यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति पर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनाम आयोग का गठन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कब किया गया? तो इनाम आयोग का जो गठन है यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1852 ईस्वी में किया गया था। 1852 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इनाम आयोग का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य जागीरों की जांच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर अधिकार का हमारा मुख्य उद्देश्य है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। यह कथन किसका है? भारत पर अधिकार का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है यह भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना है। यह कथन है एडवर्ड्स का। 2 नंबर ऑप्शन। भारत पर हमारे अधिकार का एकमात्र उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। यह बात कही थी एडवर्ड्स ने। परमात्मा ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है ताकि हिंदुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह की पताका फहराया जा सके। यह बात कही थी डी.आर. मैगल्स ने। सेफ्ट सबरी ने कहा कि भारत को ईसाई बनाने में असमर्थता ही इस झगड़े का मूल कारण है। इसके अलावा लेक्स लोकी कानून के तहत ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। यह कानून लॉर्ड डलहौजी ने 1850 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासन अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया? तो कौन से अधिनियम के तहत, कौन से एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया? तो यह किया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से दोहरा प्रशासन लागू किया गया तथा कंपनी के व्यापारिक मामलों को और राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया। व्यापारिक मामलों को कंपनी के प्रतिनिधि के क्षेत्र में रखा गया था। राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1813 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 1813 के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? इस अधिनियम के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी केवल चीन तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार रख सकती थी। तो यह बात सत्य है।
दूसरा, साहित्य के पुनरुत्थान तथा विज्ञान के विकास के लिए 1 लाख रुपए का वार्षिक कोष बनाया गया, यह भी सत्य है। तीसरा, ईसाई मिशनरियों को लाइसेंस लेकर भारत आने पर धार्मिक प्रचार की छूट मिल गई, तो यह बात भी सत्य है। चौथा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो 1813 के अधिनियम में नहीं बल्कि 1833 के अधिनियम में बनाया था। तो 4 नंबर है जो गलत है। 1833 के भारत शासन अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिंक संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय प्रारंभ में अंग्रेजों का प्रधान सेनापति कौन था? तो 1857 की जब क्रांति प्रारंभ हुई थी उस समय अंग्रेजों का प्रधान सेनापति था एनसन। विद्रोह के प्रारंभ में अंग्रेजों का प्रधान सेनापति एनसन था। वह अंग्रेज तथा सिख सेना के साथ 25 मई 1857 को अंबाला से दिल्ली के लिए रवाना हुआ, लेकिन करनाल में पहुंचते ही 27 मई 1857 को हैजे से उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद हेनरी बर्नार्ड को उसका पद संभालना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिन्हट का युद्ध कब हुआ था? तो चिन्हट का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 30 जून 1857 ईस्वी को। चिन्हट का युद्ध 30 जून 1857 को ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच चिंतहाट अवध के पास इस्माइलगंज में लड़ी गई थी। अंग्रेजों का नेतृत्व अवध के मुख्य आयुक्त हेनरी लॉरेंस के ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा है जो असुमेलित है। तो यहाँ पर एक तरफ स्थानों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ 1857 की क्रांति में उन स्थानों पर नेतृत्व किसने किया था? तो सिंहभूम का नेतृत्व गोनू के द्वारा किया गया, बड़ौद का नेतृत्व शाहमल के द्वारा, अवध का नेतृत्व ब्रिजेश कादर के द्वारा और फैजाबाद का जो नेतृत्व है यह सदरुद्दीन के द्वारा नहीं बल्कि फैजाबाद का जो नेतृत्व है यह अहमदुल्ला के द्वारा मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा जो फैजाबाद का नेतृत्व किया गया था। तो 4 नंबर है जो इसका गलत है। फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। मेवात में 1857 की क्रांति का नेतृत्व सदरुद्दीन के द्वारा किया गया था। तो सदरुद्दीन है जो इन्होंने मेवात में क्रांति का नेतृत्व किया था और फैजाबाद में जो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो यह दी थी डिजरायली के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन। डिजरायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष घोषणा की थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना पड़ेगा? तो लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा कब की थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना पड़ेगा? तो यह घोषणा की थी 1849 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में घोषणा की थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी शहजादे को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के पास एक छोटे से मकान में रहना पड़ेगा। लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात मुगलों से सम्राट की उपाधि छीन ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर था हेविट। 2 नंबर ऑप्शन। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ सैनिक छावनी में हुई थी। इस समय मेरठ का कमांडिंग ऑफिसर जनरल हेविट था। सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक व अल्पकालिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली पर अधिकार करते समय कौन सा अंग्रेज सैन्य अधिकारी मारा गया? तो दिल्ली पर अधिकार करते समय कौन सा अंग्रेज सैन्य अधिकारी मारा गया था? तो वह मारा गया था निकोलसन। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सबसे पहले निकलसन तथा हडसन के नेतृत्व में 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर दोबारा अधिकार किया था। इस अभियान में निकलसन मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?
तो इसमें से बताना कि गलत कथन कौन सा है। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं, जिसमें पहला कथन है कि लखनऊ में 30 मई 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में क्रांति शुरू हुई थी। तो लखनऊ में 30 मई 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई, तो ये सत्य है। दूसरा, विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इस समय अवध का जो चीफ था वह चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था, तो यह बात भी सत्य है। तीसरा, हेनरी लॉरेंस, हेवलॉक तथा जनरल नील ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो यह भी सत्य है। 21 मार्च 1858 को हडसन के नेतृत्व में आई सेना ने लखनऊ को दोबारा जीता था। तो लखनऊ को जो दोबारा जीता था वो कोलिन कैंपबेल के द्वारा जीता गया था, ना कि हडसन के द्वारा। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान कौन सा कमांडिंग ऑफिसर कानपुर में मर गया था। तो 1857 की क्रांति के दौरान कौन सा कमांडिंग ऑफिसर था जो कानपुर में मर गया, तो वह था ह्यूज व्हीलर। 1 नंबर ऑप्शन। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत नाना साहब के नेतृत्व में हुई थी। कानपुर में सती चौरा घाट नामक स्थान पर 27 जून 1857 को विद्रोहियों ने अंग्रेजों को मार डाला था। नाना साहब ने बीबीगढ़ नामक स्थान पर अंग्रेजों का कत्लेआम करवाया था। 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है। तो 4 कथन दे रखे हैं, ये चारों कथन भी 1857 की क्रांति से संबंधित है। पहला है कि असम के दीवान मनीराम ने कनपेश्वर सिंह की को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की थी, तो ये बात सत्य है। दूसरा, उड़ीसा के सुरेंद्र शाही तथा उज्जवल शाही नामक 2 राजकुमारों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही नामक 2 राजकुमारों के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया, यह भी सत्य है। तीसरा, बुलंदशहर में मोहम्मद वली दाद खान ने क्रांति का नेतृत्व किया था, तो यह भी सत्य है। चौथा, करनाल हरियाणा में शाहमल ने क्रांति के दौरान किसानों को संगठित किया था। तो शाहमल ने जो किसानों को जो संगठित किया था यह बड़ौत परगने में किया था, ना कि करनाल में। तो चौथा है जो इसका असत्य है। बड़ौत परगना में 1857 की क्रांति के दौरान शाहमल ने किसानों को संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ कथन है, इनमें से असत्य कथन बताना है। सबसे पहला है कि टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष कहा था। तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष कहा था। दूसरा कि जेम्स आउट्रम ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। तो जेम्स आउट्रम ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया, यह भी सत्य है। तीसरा, L.E.R. रीज ने इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम कहा था। तो L.E.R. रीज ने इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम का, यह भी सत्य है। 1857 का विद्रोह राजनीतिक एवं राष्ट्रीय दोनों था, यह कथन मालेसन का है। तो यह कथन मालेसन का नहीं है बल्कि लाला लाजपत राय का है। लाला लाजपत राय ने अपना जो समाचार पत्र था यंग इंडिया, उसके अंदर यह बात लिखी थी कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी। तो 4 नंबर जो गलत है, यह कथन मालेसन का नहीं बल्कि लाला लाजपत राय का है। लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में 1916 में लिखा था। इसमें लिखा था कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को किसने जागीरदारों के द्वारा अपने शासकों के विरुद्ध की गई प्रतिक्रिया बताया था। तो 1857 की क्रांति को किसने बताया कि यह जागीरदारों के द्वारा अपने शासकों के विरुद्ध की गई प्रतिक्रिया है, तो यह बताया था मेलिसन ने। 2 नंबर ऑप्शन। द स्पोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 की रचना किसके द्वारा की गई। तो इसकी रचना जो की गई, यह की गई थी R.C. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार के द्वारा। 1857 सरकारी इतिहासकार 1857 के ऊपर सुरेंद्र नाथ ने लिखा था। R.C. मजूमदार ने 1857 की क्रांति पर द स्पोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा, और इस पुस्तक में मजूमदार ने इसके ऊपर टिप्पणी की थी कि यह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था।
इससे पहले मजूमदार को 1857 की क्रांति का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। सरकारी इतिहासकार के तौर पर आपसी विचार नहीं मिलने के कारण इनको वहां से हटा दिया था। यहाँ इस तथ्य को उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि ताराचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन का सरकारी इतिहास 4 खंडों में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों का सहयोग किया था? तो 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसने जो अंग्रेजों का सहयोग किया था? तो अंग्रेजों का सहयोग ग्वालियर के मंत्री दिनकर राव के द्वारा, हैदराबाद के मंत्री सालार जंग के द्वारा और नेपाल का जंग बहादुर, इन तीनों ने जो अंग्रेजों का सहयोग किया था 1857 की क्रांति में। तो 1, 2 और 3 उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 1857 की क्रांति में ज्यादातर शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसी कारण कैनिंग ने कहा था कि इन्होंने तूफान को रोकने में हमारे लिए बांध का कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय सेवा के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था? तो 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय सेवा के पुनर्गठन के लिए कौन से आयोग का गठन हुआ? तो यह हुआ था पील आयोग का गठन। 1857 की क्रांति के पश्चात 1857 की क्रांति के पश्चात सेना में यूरोपीय सेना की संख्या बढ़ाई गई तथा तोपखाना और बड़े पद पर केवल यूरोपियनों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहां पर पढ़ा गया था? तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिस पर ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पामस्टन के हस्ताक्षर थे, जिसे कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था? यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। तो यह बात किसने कही थी कि यह जो मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया? तो यह बात कही थी सर जेम्स आउट्रम के द्वारा। 1857 के विद्रोह को धार्मिक स्वरूप मानने वालों में रॉबर्ट्स व कोपलैंड, जीबी मालेसन, जुडेक्स तथा आउट्रम प्रमुख है। जुडेक्स ने इसे हिंदू विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय सैनिकों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिकों की संज्ञा दी थी? तो निम्नलिखित में से किसने जो भारतीय सैनिकों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिकों की संज्ञा दी थी? तो यह दी थी नेपियर ने। 3 नंबर ऑप्शन। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ अपमानजनक व भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया था। इसी कारण 1764 में हेक्टर मुनरो की एक बटालियन ने विद्रोह किया था। 1806 में वेलोर में धार्मिक विद्रोह हुआ था। 1824 में बैरकपुर छावनी में 47वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद में जो क्रांति का नेतृत्व है यह किया था लियाकत अली के द्वारा। इलाहाबाद में क्रांति का दमन जनरल नील ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल तो था वह था लॉर्ड कैनिंग। 2 नंबर ऑप्शन। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसे 1858 में भारत शासन अधिनियम के बाद पदनाम वायसराय कर दिया गया था। 1857 के क्रांति के समय भारत का मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, जिसे हडसन ने हुमायूं के मकबरे के पास से इलाही बख्श के सहयोग से गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया था। 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरकपुर में जब 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था उस समय वहां का कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो बैरकपुर में जब 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था उस समय वहां का जो कमांडिंग ऑफिसर था वह था हिरेसी। 1 नंबर ऑप्शन। जनरल हिरेसी बैरकपुर से, ह्यूज व्हीलर कानपुर से, जनरल हेविट मेरठ से और लेफ्टिनेंट विलोबी जो दिल्ली शस्त्रागार का कार्यवाहक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनफील्ड राइफल का निर्माण सर्वप्रथम किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो एनफील्ड राइफल का निर्माण है जो सर्वप्रथम 1853 में शुरू हुआ था। एनफील्ड राइफल का निर्माण 1853 में शुरू हुआ।
इसके पश्चात भारत में सबसे पहले 1856 में प्रयोग में लाई गई थी। भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत हेनरी होर्डिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? तो अवध का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय यह किया था 1856 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करना चाहता था। इस कारण उसने इस रियासतों के बारे में कहा था कि यह गिलास या फल चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 1856 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह से अवध छीन लिया तथा इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत में जो दास प्रथा का जो उन्मूलन किया था यह किया था 1833 के अधिनियम के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति का निर्णय लिया गया, किंतु इसे क्रियान्वित न किया जा सका। तत्पश्चात लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 में भारत सरकार अधिनियम के 5वें नियम द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत के रूप में किस वर्ष स्वीकार की गई? तो सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत के रूप में जो यह 1853 में स्वीकार की गई थी। 1855 में लंदन में चार्टर एक्ट के तहत प्रथम बार परीक्षा की शुरुआत की गई थी। इंग्लैंड और भारत के में एक साथ पहली बार 1922 में दोनों जगह परीक्षा का आयोजन किया गया था, लंदन तथा इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो 1858 हुई थी उसका उद्देश्य क्या था? तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो 1858 में की गई उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तो एक और दो दोनों इसके सत्य है। 3 नंबर भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का नियमन करना। तो तीसरा जो गलत है 1 और 2 सत्य है। तो 1 और 2 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 1857 की क्रांति के तात्कालिक व दूरगामी रूप से कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इसकी निम्न महत्वपूर्ण बातें थी। भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। इससे इसमें स्पष्ट किया गया कि भविष्य में कोई भी राज्य अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया गया। सरकार अब भारतीयों के धार्मिक सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारतीय सैनिकों की संरचना व अनुपात में भी बदलाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दो सूचियां दे रखी है। एक तरफ विद्रोह का केंद्र दे रखा है और दूसरी तरफ दमनकर्ताओं के नाम दे रखे हैं कि किस स्थान पर विद्रोह को किसने दमन किया था। तो सबसे पहला जो नाम आता है वह नाम आता है दिल्ली का। दिल्ली में दमन किसने किया? तो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसका दमन किया था निकोलसन व हडसन के द्वारा। तो ए में 1 होगा। दूसरा कानपुर कानपुर में जो दमन किया था यह किया गया था कैंपबेल के द्वारा। तीसरे नंबर पर है झांसी झांसी का दमन ह्यूरोज के द्वारा। और चौथे नंबर पर है इलाहाबाद इलाहाबाद में जो विद्रोह का दमन किया था यह किया था कर्नल नील ने। तो 1 में 1, 2 में 3, 3 में 2 और 4 में 4। तो 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2, 4 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दिल्ली में निकोलसन व हडसन, कानपुर में कैंपबेल, झांसी में ह्यूरोज और इलाहाबाद में कर्नल नील। नेक्स्ट क्वेश्चन 1858 के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के संबंध में यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं। इन कथन में से हमें बताना है कि कौन सा असत्य है। इसमें यह ध्यान रखना इसमें असत्य कथन बताना है ना कि सत्य कथन। तो असत्य कथन कौन सा है? पहला, गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो 1858 के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून में गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, यह सत्य है। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसले मानने के लिए बाध्य था, तो यह बाध्य नहीं था। दूसरा जो गलत है, तो एक सही है और दो है जो असत्य है। तो इसमें असत्य पूछा है, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। केवल 2 नंबर ऑप्शन।
भारत के लिए 1858 के कानून के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद होगी, जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख और गवर्नर जनरल के आधिकारिक सलाहकार होंगे। यह काउंसिल सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करके बहुमत से निर्णय लेती थी। हालांकि गवर्नर जनरल काउंसिल के किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को रद्द कर सकता था। 1858 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? तो 1858 के विद्रोह के जो कारण थे, उन कारणों के बारे में कथन दे रखे हैं। तो इसमें से बताना है कि 1857 के विद्रोह के कारण कौन-कौन से थे। पहला, किसान और जमींदार अत्यधिक कर व लगान वसूली के कठोर तरीकों से नाराज थे। तो किसान और जमींदार दोनों ही जो अत्यधिक कर व लगान वसूली के जो कठोर तरीके थे, उनसे नाराज थे, ये सत्य है। दूसरा, भारतीय सिपाही धार्मिक भावनाओं और विश्वासों का उल्लंघन करने के वाले नियमों से असंतुष्ट थे, तो यह भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। और भारतीयों ने यह महसूस किया कि सामाजिक सुधार की आड़ में अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो यह भी इसका जो महत्वपूर्ण कारण था। तो एक, दो और तीन, तीनों ये जो इसके राइट आंसर है। एक, दो और तीन, 4 नंबर ऑप्शन। 18वीं शताब्दी के मध्य से नवाबों और राजाओं ने अपनी शक्ति को नष्ट कर दिया था। वे अपने अधिकार और सम्मान को भी धीरे धीरे खो चुके थे। रियासतों में रेजिडेंट नियुक्त किए गए, शासकों की स्वतंत्रता कम कर दी गई, उनके सैन्य बलों को भंग कर दिया गया और उनके राजस्व और क्षेत्र संबंधी अधिकारों को चरणबद्ध तरीके से छीन लिया गया था। किसान और जमींदार अत्यधिक अत्यधिक करों और लगान वसूली के कठोर तरीकों से नाराज थे। बड़ी संख्या में लोग साहूकारों से लिए गए कर्ज को वापस करने में नाकाम रहे और धीरे धीरे पीढ़ियों से संबंध रही खेती के साथ हाथ धोना पड़ा। भारतीय सिपाही अपने वेतन भत्ते और सेवा की शर्तों से नाखुश थे। हालांकि कुछ नए नियमों ने उनकी धार्मिक भावनाओं और विश्वासों का उल्लंघन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो स्थापित संघ था, उसमें अवशिष्ट जो शक्तियां दी गई थी, यह अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। 1930 से 32 में लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों के संबंधित संस्तुतियों के फलस्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 का निर्माण किया गया। इसके इसके तहत भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, अर्थात केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची, प्रांत सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय तथा समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए थे तथा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके संबंध में असत्य कथन बताना है कि कौन सा है। पहला, इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा उनके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण हो गया, तो यह सही है। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, यह भी सत्य है। इस कानून में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंटों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया था, तो यह बात है जो गलत है। चौथा, इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यों वाली काउंसिल के हाथों में दे दिया था, तो यह भी सत्य है। तो 3 नंबर है जो इसका गलत है, जो इसका राइट आंसर होगा। रेगुलेटिंग एक्ट के 200 तथा ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण 1784 में एक कानून बनाना पड़ा, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस कानून ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामलों में स्पष्ट तौर पर बंगाल के अधीन कर दिया। इस कानून के साथ भारत में ब्रिटिश विजय का एक नया युग आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। तो प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। यह कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? तो यह हुई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत।
1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। दोहरी शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया? तो भारत सचिव का जो पद है यह 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद को भारत सचिव के पद से प्रतिस्थापित कर दिया गया। लॉर्ड स्टैनली पहले भारत सचिव थे। भारत सचिव को 15 सदस्यों से बनी भारत परिषद द्वारा परामर्श प्राप्त होता था। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री होते थे तथा वे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य अदन व वर्मा के शासन के लिए उत्तरदायी भारतीय कार्यकाल का कार्यालय के राजनीतिक प्रमुख थे। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और उन्हें भारत सचिव के प्रति जवाबदेह बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित करने का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित करने का उद्देश्य कौन सा था? तो इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों की गति को तेज करते हुए भारत भारतीयों की विधायिका में भागीदारी बढ़ाना, तो ये सही है। दूसरा, संवैधानिक सुधारों के माध्यम से कांग्रेस में फूट डालकर उसे तोड़ना, तो यह भी इसका एक उद्देश्य था। और तीसरा, संवैधानिक सुधारों द्वारा राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने का प्रयास ताकि वे किसी जन आंदोलन की ओर पुनः उन्मुख न हो, तो यह भी है जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पारित करने का उद्देश्य था। तो 1, 2 और 3 तीनों ये जो इसके राइट है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश सरकार को डर था कि जन आंदोलन आने वाले दिनों में फिर से शुरू हो सकता है, अतः उसने राष्ट्रीय आंदोलन को स्थायी रूप से कमजोर करने हेतु कांग्रेस में फूट डालकर उसे तोड़ने की राजनीति बनाई। उसके लिए संवैधानिक सुधारों का जाल फेंककर कांग्रेस के एक हिस्से को औपनिवेशिक प्रशासन में समाहित करना था। सुधारों के जरिए उनके दिल में संविधान के प्रति आस्था जगानी थी। फिर आंदोलन को शेष ताकत को दमन के बल पर खत्म कर देना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी अंग्रेज आते थे। कलकत्ता में रहने वाले भारतीयों के झगड़ों को यह तभी सुन सकता था यदि दोनों पक्ष इसके लिए स्वीकृति दे, तो यह बात है जो गलत है। दूसरा, कलकत्ता के बाहर रहने वाले सभी अंग्रेज तथा भारतीय इसके अधिकार क्षेत्र में आते थे, तो यह भी गलत है। तो 1 और 2 दोनों ही जो असत्य है। तो इसमें पूछा कि कौन सा सही है, तो दोनों ही गलत है, दोनों ही सही नहीं है। तो न तो 1 सही और न ही 2 सही। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी भारतीय तथा अंग्रेज आते थे। कलकत्ता के बाहर रहने वाले भारतीयों के झगड़ों को यह न्यायालय तभी सुन सकता था जब दोनों पक्ष इसके लिए स्वीकृति दे। तो इसी के साथ ही आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास 19 नंबर क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास का टॉपिक औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, भू राजस्व बंदोबस्त, औद्योगिकीकरण, धन निष्कासन सिद्धांत, और इसके साथ ही 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक व धार्मिक सुधार और इसके साथ ही औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, तो इन दोनों टॉपिकों को कल की क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।